आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस कवर करेंगे। तो पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि जो पहला एक एडिटोरियल आया उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने हाईलाइट किया है उसमें लिखा हुआ है कि आज़ादी के बाद भारत में तीन राजनीतिक दर्शन प्रमुख रूप से रहे हैं। जो आज़ादी हुई, जब इंडिपेंडेंस के बाद जो राजनीतिक दर्शन थे वो प्रमुख, उन्होंने काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका वो निभाई है, जिसमें हम देखते हैं जो पहला है वो गांधीवाद, दूसरा साम्यवादी और वो तीसरा है राष्ट्रवादी। ठीक है, मतलब जो साम्यवाद जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कम्युनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवादी जिसको कहते हैं नेशनलिज्म। तो गांधीवाद दर्शन या फिर विचारधारा अहिंसा के सिद्धांत पर, ठीक है, जो गांधीवाद होते हैं उसमें अहिंसा के सिद्धांतों पर जो है वो टिका हुआ होता है, जिसमें लोग कहते हैं कि हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, अहिंसा का मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए। और गांधी जी के हिसाब से जो नाम है गांधीवाद पड़ा हुआ है, गांधीवाद, जिसमें भारत की विविधता को अपने भीतर समेटने की अपूर्व शक्ति ही नहीं बल्कि अगाध श्रद्धा भी है। साम्यवादी दर्शन, अब साम्यवादी दर्शन जो होता है, साम्यवादी में क्या होता है, जिसमें कम्युनिज्म, जिसमें जो ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो संपत्ति है, मतलब कि उसमें बंटवारे की बात जो इसमें कही जाती है, जिसमें इक्वालिटी वगैरह जो रहे। और जो राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद में जो होती है राष्ट्र की मजबूती के लिए लोगों में सिर्फ से न्योछावर करने की मांग करता है, जिसको कहते हैं नेशनल में अपने देश के लिए मर मिटाने की वो जो शक्ति, जो भावना होती है, और इसकी सुरक्षा को विरासत से देता है। और उसको कहा जाता है, मोटे तौर पर यह वर्गीकरण किया जा सकता है, राष्ट्रवाद किसी भी देश के विशिष्ट संस्कृति के चारों तरफ बना हुआ एक ऐसा दर्शन भी होता है जिसमें केंद्र में लोगों की विविधता की जगह उन्हें समरूपता रहती है। और ये कहा भी जा रहा है इसमें कि जो गांधीवाद है वो लोगों को विविधता और जीवन शैली की विभिन्नता को खास महत्व देते हुए उनके जीवन बनाने की वकालत करता है, जिसमें समृद्ध राष्ट्र मजबूत बन सके। तो इस तरीके की जो न्यूज़ है इसमें छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें हमने कवर किया है, जिसमें हमने तीन चीज़ों के बारे में देखा है, गांधीवाद, साम्यवाद और राष्ट्रवादी। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। 29 अप्रैल का इतिहास। 29 अप्रैल के दिन क्या क्या चीज़ें हुई, जिसमें 29 अप्रैल को डेट को इतिहास में जोड़ा गया है। इसी दिन, आज के दिन 1639 में दिल्ली में लाल किला की नींव रखी गई थी। जो लाल किला है उसकी नींव रखी गई थी 1639 में, 29 अप्रैल को ही। और 1661 में ताइवान पर चीन के मिंग ने जो है वो कब्जा किया था। और इसमें ही आगे देखें तो कनाडा में उत्तर पश्चिमी प्रदेश में 1909 में हुए भूस्खलन से 70 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और भी आगे चीज़ देखी जाए तो इसमें 1965 में जो पाकिस्तान के अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग ने अपने 7वें रॉकेट का जो है सफल परीक्षण जो किया था। और 1991 में बांग्लादेश के चटगांव में आए एक चक्रवाती तूफान में 1,38,000 जो है वो लोग मारे गए थे। 1993 में पहली बार बकिंघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया था और उसे देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट लगाया गया था। 1999 में बच्चों के यौन शोषण पर रोक संबंधी विधेयक जापानी संसद में मंजूरी थी। 2011 में ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस विलियम्स और कैट मिडलटन का विवाह था। ये तो 29 अप्रैल की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें बताई थी कि आज के दिन को क्यों इतिहास में जाना जाता है। लाल किले पर दिल्ली फतेह दिवस को समर्पित कार्यक्रम, दिल्ली फतेह दिवस जो मनाया गया है 1783 में दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाले सिख जनरलों बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया और बाबा जस्सा सिंह अहलुवालिया की जीत की खुशी में दिल्ली के लाल किले पर दिल्ली फतेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिल्ली पर विजय प्राप्त कर रही थी 1783 में 29 अप्रैल को ही, तो इसकी वजह से जो है वो दिल्ली फतेह दिवस मनाया जाता है। और 1773 में जो सिख जनरलों ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में पराजित किया था, उसके बाद दिल्ली में जो गुरु साहिबान की शहादत व अन्य स्थलों की चिन्हित कर उनकी कार सेवा जो है वो प्रारंभ की थी। और इन जनरल के नेतृत्व में सिख सेना 10 महीने तक दिल्ली में ही रही थी और जिनकी बदौलत आज दिल्ली में संगत गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा बंगला साहिब व अन्य गुरु धामों के दर्शन करती है। तो 1783 की जो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है 29 अप्रैल की, जिसमें दिल्ली पर विजय प्राप्त की गई थी और इसी दिन को दिल्ली फतेह दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हाल ही में ही जो एलन मस्क जो भारत आने की बात कर रहे थे, और अब उन्होंने भारत तो नहीं आए, लेकिन अचानक देखा गया कि वो है चीन पहुंच चुके हैं, और चीन पहुंचे और प्रधानमंत्री ली कियांग से उन्होंने मुलाकात की। पहले वो भारत आ रहे थे और उनके कुछ जो उनके साथ के जो सेक्रेटरी वगैरह थे, उन्होंने इस तरीके की बातें कही कि भारत में जो लोग चुनाव जो है वो चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो मिलना चाहते हैं, और मतलब इस तरीके की बातें, मतलब कुछ बातें जो है वो करना चाहते हैं। और मतलब फिर देखा गया कि जो है वो कि वो भारत नहीं आ रहे हैं और वो चीन चले गए हैं। ली ने मस्क से यह भी कहा कि चीन का विशाल बाजार विदेशी वित्त पोषित उद्योग के लिए हमेशा खुला रहेगा। और इस बीच चीन के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जिनका नाम है ईवी, बाजार में उनके द्वारा टेस्ला की स्वचालित ड्राइविंग तकनीक का अनुकरण करने का भी अटकला है। और मस्क ने रविवार को चीन के प्रधानमंत्री ली से मुलाकात की और अपनी वाहन कंपनी टेस्ला के लिए भविष्य की विस्तार योजनाओं पर उनके साथ चर्चा की। और ली, जो कि चीन के प्रधानमंत्री हैं, मैं मस्क से यह कहा कि चीन का विशाल बाजार विदेशी वित्त पोषित उद्यम के लिए हमेशा खुला रहेगा, और ये भी कहा कि जो चीन विदेशी वित्त पोषित उद्यम को बेहतर कारोबारी माहौल और मजबूत समर्थन प्रदान करने के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने और सेवाओं में सुधार करने पर कड़ी जो है वो मेहनत करेगा, ताकि सभी देशों की कंपनियां शांत मन से चीन में निवेश कर सकें। और चीन में टेस्ला के विकास को चीन अमेरिका आर्थिक सहयोग का एक सफल उदाहरण भी कहा जा रहा है। मस्क ने यह कहा कि टेस्ला का संघाई गिगा फैक्ट्री कंपनी के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला एक कारखाना है। तो इस तरीके की जो न्यूज़ जो उन्होंने बताई है, जिन्होंने अपने टेस्ला कंपनी के जो वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करने की और वहाँ पर सब चीज़ें बात जो है वो कही है चीन के साथ, इनकी बात जो हुई है इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स होते हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड। लोकसभा के पहले 2 चरणों में मात्र 8% महिला प्रत्याशी रहीं, सिर्फ 8%, और 2 चरणों में कांग्रेस की तरफ से 44 महिलाएं और जबकि भाजपा की तरफ से 69 महिलाओं को मैदान में उतारा गया। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बताया जा रहा है कि बहुत कम इसमें पार्टिसिपेशन महिलाओं का बताया जा रहा है। अभी देखिए, भी इम्पोर्टेंट है, मलेरिया रोधी टीका R21 है और बहुत कारगर वैज्ञानिक की नज़र से जानी। तो मलेरिया की जो है वो दवाई जो है वो निकली, दवाई जो है उसके टीके जो बताए जा रहे हैं कि आ चुके हैं, और मलेरिया की जो रोधी जो 2 टीके आ चुके हैं, उनके 2 टीके आ गए हैं, जिनका नाम है RTS और S और R21। ये 2 टीके जो मलेरिया के लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्योंकि ये अभी जो न्यूज़ है इस तरीके की आई है, तो जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में प्रीलिम्स वगैरह में MCQ टाइप में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मलेरिया के बारे में भी जान लीजिए, मलेरिया में क्या बताया गया कि जो मलेरिया है वही वो किस तरीके की बीमारी है कि जिसका जो टीका है वो अभी तक, मतलब उसका जो टीका है वो अब जाकर बनाया गया है, और काफ़ी एक न्यूज़ है ये। तो जो मलेरिया है वो लगभग 3 करोड़ साल से है, और इसमें क्या है, तब मनुष्य भी नहीं हुआ करता था। मलेरिया कोई वायरस नहीं, और ये एक बैक्टीरिया, और ना ही एक बैक्टीरिया, यह एक प्रोटोजोआ जिसको कहते हैं आदिकाल का परिजीवी है, जो सामान्य वायरस से हज़ारों गुना बड़ा है, और जीने की तुलना करके इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए जो कोविड है वो 19 वायरस से 19 वायरस में लगभग 12 जीन होते हैं, और जब इसकी तुलना में मलेरिया में काफ़ी ज़्यादा जो यानी 5000 जीन जो है वो पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मलेरिया पर जीवी 4 जीवन चक्रों से गुजरती है, और संक्रामक जो मलेरिया जो है वो मलेरिया जो परजीवी 4 जीवन चक्रों से होकर गुजरती है, और संक्रामक रोगजनकों के साथ साथ यह और विकराल रूप धारण कर लेता है। जब उसका कोई ट्रीटमेंट या इलाज नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक भयानक रूप जो है वो धारण कर लेता है। और चिकित्सा शोधकर्ता 100 से अधिक वर्षों से मलेरिया के टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑक्सफोर्ड में हमें 30 साल का शोध करना पड़ा। ये बताया जा रहा है R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन कैसे काम करती है, बता रहे कि जो वैक्सीन जो इनके द्वारा निकाली गई है मलेरिया की, वो किस प्रकार से काम करती है। जो मलेरिया है उसके मलेरिया के चारों जीवन चक्र बेहद अलग अलग हैं, और इससे निपटने के लिए अलग अलग एंटीजन की आवश्यकता होती है। और एंटीजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने के लिए सक्रिय करता है। जो मलेरिया है वो चारों जीवन चक्र बेहद एक अलग अलग है, और इसे निपटने के लिए अलग अलग एंटीजन की आवश्यकता होती है। और एंटीजन क्या है? एंटीजन एक वो पदार्थ है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने के लिए सक्रिय जो है वो करता है। और हमने
स्पोरोइड्स पर गौर किया तो जो मच्छर त्वचा पर काटकर मानव शरीर में छोड़ते हैं, जिसको कहते हैं स्पोरोजोइट, जो मच्छर है वो मानव शरीर पे काट कर उसमें छोड़ते हैं, और इस कोशिकाओं की यकृत में पहुंचने से पहले इनका पता लगाने का काम किया गया है। और ये कोशिकाएं तेजी से फैलती है और ज़्यादा समय तक जीवित रहती हैं। और हर मच्छर छोटी मात्रा में स्पोरोजोइट शायद 20 स्पोरोजोइट त्वचा में छोड़ते हैं। अगर जो शरीर है वो 20 स्पोरोइट्स को झेल लेता है तो माना जाता है कि आप सुरक्षित है। लेकिन अगर उसमें से एक भी जो है वो बॉडी के पार जो चला जाता है, जो फैल जाता है बुरी तरीके से, स्पोरोजोइट्स को ख़त्म कर और काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किलें खड़ी कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्पोरोजोइट्स को ख़त्म करने के लिए आपके शरीर के पास कुछ ही मिनट होते हैं और उच्च स्तर की एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, जिसे परजीवी का पहले कभी सामना नहीं हुआ और जिससे निपटना वह ना जानता हो। यह भी कहा जा सकता है कि आपकी एंटीबॉडी एक ऐसी कार की तरह होनी चाहिए जो दूसरे कारों से 10 गुना तेज भाग सकती हो। तो इसमें एक जो है वो वैक्सीन जो है निकाली गई है, जिनका इम्पॉर्टेंट देख लीजिए क्या क्या नाम है इन दो के। जो वैक्सीन जो निकाली गई है जिसका नाम है RTS और S और R21, ये दोनों मलेरिया की जो दवाई हैं टीकारोधी जो निकाले गए हैं। और जो मलेरिया है वो किस तरीके की बीमारी है, एक प्रोटोजोआ परजीवी है। अमेरिकी में जो विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो छात्रा काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन जो हैं वो कर रहे हैं। उनके अंदर मतलब इस तरीके की बातें जो बच्चों को मतलब कही जा रही है, लोग इस बच्चे जो इस तरीके की बातों का, जो छात्र हैं वो इस तरीके की बातों का जो है वो कर रहे हैं, जिसमें कोलंबिया, न्यूयॉर्क, येल और MIT सहित कई यूनिवर्सिटीज़ के परिसर में छात्र विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं। छात्रों की मांग यह है कि गाजा में स्थायी युद्ध विराम और इसराइल के लिए अमेरिका सैन्य सहायता पर रोक और हथियारों के सौदागरों और युद्ध से फ़ायदा कमाने वाली अन्य कंपनियों पर विश्वविद्यालय में निवेश करने पर प्रतिबंध और फिलिस्तीन में जारी नरसंहार के खिलाफ कार्रवाई करना है। मतलब ये कहा जा रहा है कि उनका छात्राओं का ये इस तरीके से कहना है, छात्राओं का इस तरीके से कहना है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है और जो ईरान और इजराइल के बीच में चल रही है उसमें जो अमेरिका है वो इंटरफेयर ना करे, और ये सब चीज़ें बच्चों को ये जो छात्र उस चीज़ के लिए प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और जो विश्वविद्यालय परिसर में यहूदी विरोधी भावनाएं फैल रही है और अमेरिका दुनिया भर को उपदेश एक लोगों के द्वारा जा कार्य कि जो अमेरिका दुनिया भर को उपदेश देता था कि मानवाधिकार के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अब खुद कि अपने गिरोह में झांककर नहीं देखता कि उसके देश में किस तरीके की बातें हो रही हैं। और अभी हाल ही में गिरफ्तार की गई भारतीय मूल की छात्रा अचिंत्य सोमलिंगम पर प्रिंसटन विश्वविद्यालय ने भी उसके कैंपस में प्रवेश कर प्रतिबंध लगाया और मूल रूप से कोयम्बतूर से आने वाली इस छात्रा को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। उनको भी गिरफ्तार जो है वो अरेस्ट किया गया। और अभी हाल ही में एक और केस हुआ था जिसमें अमेरिका में पुलिस में अश्वेत व्यक्ति की भी हत्या जो है कर दी गई थी। उसके गर्दन पर पैर रखे और उसने कहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इस तरीके की भी जो अभी कंडीशन है इसमें देखी गई है, और ये कंडीशन पहले की कंडीशन के जैसी है। जब पहले भी इस तरीके की कंडीशन पहले भी हुई थी, जब अश्वेत व्यक्ति को पहले भी इस तरीके से गर्दन दबा कर मारा गया था, जिसमें वो व्यक्ति कह रहा था आई कांट ब्रीथ। इसकी वजह से अश्वेत लोगों पर ज़्यादा स्थिति के खिलाफ 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन भी शुरू हो गया था। उस टाइम पे जब अमेरिका के द्वारा उस व्यक्ति को भी मतलब पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को भी मारा गया था, जब वो कह रहा था आई कांट ब्रीथ, जब लोगों ने काफ़ी इसके लिए भी प्रोटेस्ट किया। और भारत ने भी छात्रों को गिरफ्तारी के लिए अमेरिका को खरी खरी सुनाई और कहा है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो संतुलन होने चाहिए। और इस तरीके की लड़ाई कही जा रही है कि पहले भी छात्राओं का विरोध करना 1900 दशक की भी याद दिला रहा है, जब अमेरिकी के छात्रों के लोग वियतनाम युद्ध के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे, जब वियतनाम में भी इस तरीके की बातें हुई थी। और जॉर्ज W. बुश ने युद्ध अनुवाद में आतंकी आंदोलन से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। ये पहले की चीज़ बताई जा रही है। और छात्रों के प्रदर्शन भी अब यहूदी विरोधी भावना में बदल गया और अमेरिका जनता नहीं चाहती कि अमेरिका रूस और यूक्रेन और इसराइल और हमास युद्ध में उलझे। इस तरीके का जो छात्राओं का और जो वहाँ की जनता का कहना है कि वो किसी भी चीज़ में इस तरीके से ना उलझे, उनके बीच में ना जाए।
अमेरिका अमेरिका में भी इस वक्त राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो है होने वाले हैं और बाइडन ने ट्रंप को बताया स्लीपी डॉन। ट्रंप तानाशाह बनना चाहते हैं, बाइडन का कहना है। बाइडन ने यह कहा कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो चुनाव में हारने के बाद हमारे लोकतंत्र पर हमला किया उनके द्वारा, और जो ट्रंप की हालिया टिप्पणियों के हवाला देते हुए बाइडन ने कहा कि पहले दिन से ही वो तानाशाह बनना चाहते हैं और इसे वह अपना बदला कहते हैं। क्या इससे पहले आपने किसी राष्ट्रपति को ऐसा कहते हुए सुना है? बाइडन ने कहा कि हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। अब दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में, जो पूर्व राष्ट्रपति थे और जो बाइडन है, इनके बीच में इस तरीके का जो है वो कंपटीशन कह सकते हैं, वो सब चीज़ें चल रही हैं कि जो ट्रंप थे वो भी इलेक्शन में जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वो भी आना चाहते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने वॉशिंगटन के राजनीतिक और मीडिया जगत के वरिष्ठ अधिकारी निधि के लिए रात्रि भोज आयोजित भी किया था और इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी ट्रंप के खिलाफ जमकर निशाना साधा था और ट्रंप पर तंज करते हुए बाइडेन ने कहा कि मैं एक बच्चे के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मतलब उन्होंने ट्रंप को ये सब जो है वो ट्रंप को जो है मतलब ट्रंप को इस तरीके से कहा, उनकी तरफ इशारा करते हुए ये चीज़ें कही। माउंट आबू में ज्वालामुखी में विस्फोट, 3.5 किलोमीटर तक उठी राख। जो माउंट आबू है उसमें काफ़ी जो है वो ज्वालामुखी जो उठ गया है, जिसमें कम से कम 3.5 किलोमीटर तक राख उठी है। जो इंडोनेशिया के सेंटर फॉर वोल्केनोलॉजी एंड जियोलॉजिकल हैजर्ड वाशिंगटन ने यह बताया कि जो पूर्वी इंडोनेशिया प्रांत उत्तरी मालक में हलमाहेरा द्वीप पर माउंट आबू ज्वालामुखी में रविवार को इस तरीके से विस्फोट हुआ है। आज के 29 अप्रैल के बस यही थी कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ एनालिसिस थे जिसको हमने कवर किया है। यही कुछ न्यूज़ आई थी। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आ सकती है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।